अस्सलाम वालेकुम क्लास। आई होप आप लोगों को आवाज आ रही होगी मेरी। आई वॉज अबाउट टू टेक योर ऑनलाइन क्लास बट यू वर नॉट joining me, so now I decided to record a lecture for you. Okay, so ये हमारी स्क्रीन आपको शेयर हो रही है, शो हो रही है। अच्छा, तो क्लास, जो आपका सब्जेक्ट है लीडरशिप एंड मैनेजमेंट, तो इससे आपको क्या पता चलता है? इससे यही है, सिंपल सी बात है कि आपने लीडरशिप करनी है। मतलब लीडरशिप आपने आगे होके कैसे लीड करना है, एज अ नर्स, एज अ वर्कर, ठीक है, एज अ पीपल। और मैनेजमेंट, मैनेजमेंट क्यों है मैनेजमेंट? क्योंकि ये आपके हॉस्पिटल से रिलेटेड है, आपके काम से रिलेटेड है। तो जब आप लीड करोगे और अपनी लीडरशिप को किस तरह से मैनेज करोगे, उसकी मैनेजमेंट कैसे करोगे, इसमें वो आपने पढ़ना है, ठीक है। तो इतना मुश्किल भी नहीं है, ठीक है मुश्किल है, लेकिन इतना मुश्किल नहीं है कि आप लोग इसको सॉल्व ना कर सको। हाँ, आप लोगों को जरूरत पड़ेगी अपने एक्सपीरियंस की, जो कि आप लोगों के पास मेरे से बहुत ज्यादा है। तो आई थिंक कि आप लोगों को वैसे ज्यादा पता होगा कि इस चीज में कौन सी एग्जाम्पल फिट हो सकती है, ठीक है, जो भी हम पढ़ेंगे। तो लीडरशिप एंड मैनेजमेंट में आपके जो यूनिट्स हैं, वो यूनिट 1A है, फिर बी है इसका, फिर सी पार्ट है, उसके बाद यूनिट 2A, बी, यूनिट 3 आ जाता है, फिर यूनिट 4 आ जाता है, यूनिट 5A, बी, सी, यूनिट 6A, बी, यूनिट 7A। यूनिट 7A के लिए आई थिंक ये बी लिखना था, ए ही लिखा गया, तो ये बी है। यूनिट 7 का भी A B पार्ट है। देन यूनिट 8, यूनिट 9, एंड द लास्ट इज यूनिट 10। ठीक है, तो ये आपके यूनिट्स हैं, यूनिट 10 यूनिट्स हैं, जो कि आप लोगों ने अपने फाइनल्स तक पढ़ने हैं। उसके अलावा जो आपका लीडरशिप और मैनेजमेंट सब्जेक्ट है, उसके 3 क्रेडिट आवर्स हैं, ठीक है। मतलब 2 थ्योरी के हैं, 1 क्लिनिकल। तो फर्दर हम इसके बारे में पढ़ेंगे। मैंने आप लोगों से ना इसकी वो भी बनवानी है, प्रोजेक्ट भी बनवाना है, तो वो भी अभी हम डिस्कस कर लेते हैं। वो मैंने देखा था, इधर ही था। जी, आपकी, हाँ, इसमें प्रोजेक्ट नहीं है, मे भी शायद हो। अच्छा, जो मैंने आपसे प्रेजेंटेशंस की बात की थी ना, वो ये है। तो कल मैं आपको आपकी ग्रुप्स भी शेयर कर दूंगी। ये सारे आपके हैं टॉपिक्स। आई एम रियली सॉरी, मेरा थोड़ा गला खराब है। अच्छा, टॉपिक्स फॉर प्रेजेंटेशन, तो ये सारे टॉपिक्स हैं। ये मैंने तकरीबन, मुझे लगता है 16 या 13 मैंने ग्रुप्स बनाए हैं, हर ग्रुप में दो दो तीन तीन, किसी ग्रुप में 4 लोग भी हैं, किसी ग्रुप में एक बंदा भी है। तो ये टॉपिक्स मैंने डिवाइड किए हैं, तो इस पे आप लोगों ने अपना एक छोटी सी प्रेजेंटेशन बनानी है, ठीक है। वो हैंड रिटन भी हो सकती है, वो प्रिंटेड फॉर्म में भी हो सकती है, और वो आपने मुझे फाइनल्स में सबमिट करवानी है, ठीक है। और ये आपके जो वाइवा होगा आपके लीडरशिप एंड मैनेजमेंट का, उसमें ये हम आपने सबमिट करवानी है, इसलिए अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं आपके क्लिनिकल ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। ये आपने अपने क्लिनिकल्स पे जाके फिल आउट करनी है, इनको फुलफिल करना है। आगे आपका रेफरेंस आ जाता है, रेफरेंस बुक आपके साथ शेयर कर दी गई है। तो हम वापस आ जाते हैं अपने यूनिट पे। तो जो हमारा यूनिट है, वो है यूनिट नंबर 1 और उसका ए पार्ट, ठीक है। बी पार्ट हम कल करेंगे, आज हम ए पार्ट करेंगे। इसके सिर्फ 3 लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं, A B and C, ठीक है। डिस्कस वेरियस थ्योरीज ऑफ मैनेजमेंट, डिस्कस डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज रिलेटेड टू मैनेजमेंट, आइडेंटिफाई डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन। क्लास, आप लोगों ने इस चीज को इंश्योर करना है कि जो कोर्स कंटेंट ये जो मैंने आपको शेयर किया है, इसी में से आप लोगों ने पढ़ना है, इसके अलावा कोई नहीं आप लोगों ने फॉलो करना, पुराना नया कोई भी, ये वाला, ठीक है, ये वाला चलेगा। तो ये हमारा यूनिट 1 है, जिसका नाम है मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरीज, मैनेजमेंट थ्योरीज, या फिर हम इसको कह सकते हैं ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरीज। तो ये स्लैश इसलिए लगाई गई है कि इसका नाम ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरीज भी हो सकता है और मैनेजमेंट थ्योरीज भी हो सकता है। सो व्हाट इज लीडरशिप? तो अगर हमारी लाइव क्लास होती तो ऑब्वियसली मैंने आप लोगों से पूछना था, ये बहुत एक बेसिक और सिंपल क्वेश्चन है, आप लोगों को पता भी होगा।
लीडरशिप इज द एक्ट ऑफ गाइडिंग एंड मोटिवेटिंग अ ग्रुप ऑफ पीपल टू अचीव कॉमन गोल्स। सिंपल एग्जांपल ये है कि आजकल जैसे ये सरकारी अस्पतालों में तो नहीं होते, होते भी हैं एक सेंस में, लेकिन जो प्राइवेट हॉस्पिटल उसमें टीम लीडर होता है, ठीक है। एक वार्ड होती है, फॉर एग्जांपल सीसी हो गया, उसमें एक टीम लीडर होता है और उसके अंडर एक टीम होती है जिसमें डिफरेंट नर्सेज होती हैं, मेल नर्स फीमेल नर्सेज, ठीक है। और वो उस टीम और उस लीडर के अंडर वो काम करती है। उस टीम लीडर का काम क्या होता है, वो गाइड करता है और मोटिवेट करता है अपने नीचे वाले स्टाफ को कि वो किस तरह से काम करें, या उनको असाइन करता है कि तुमने ये दो पेशेंट डील करने हैं, तुमने ये दो पेशेंट डील करने हैं, इस तरह से, ठीक है। ये हमने क्या ले ली एग्जाम्पल, एज अ नर्स, एज अ हेल्थ केयर प्रोवाइडर। Leadership is the act of guiding and motivating a group of people to achieve common goals. It involves making decision. जो लीडर है वो एक डिसीजन लेगा, जैसे कि मैंने भी एग्जांपल दी कि तुम दोनों ने ये काम करना है, दो नर्सेज ने ये काम करना है, उन्होंने पेशेंट को ट्रांसफर करवाना है, शिफ्ट करना है, मेडिकेशन करनी है, फाइल वर्क करना है, इस तरह से, ठीक है। सेटिंग गोल्स एंड इंस्पायरिंग अदर्स टू फॉलो, ठीक है। लीडरशिप का सिर्फ एक यही काम नहीं होता कि वो लीड करे और बस ना अपना हुक्म चलाता रहे, उसका ये काम भी है कि वो इंस्पायर करे। अब वो इंस्पायर कैसे करेगा, अपनी पॉजिटिव री से, नेगेटिव नहीं। कुछ लीडर्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ ना हुक्म चलाते रहते हैं और मतलब ये नहीं करते कि उनका पॉजिटिव एटीट्यूड हो, मतलब वर्क प्लेस पे वो नेगेटिव एटीट्यूड दिखाना शुरू कर देते, मतलब अपनी सीट का एक गलत इस्तेमाल करना, ठीक है। व्हाट इज मैनेजमेंट? मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग। आपने एनसीपी पढ़ी है, सिंपल ये वही है। जब आप एनसीपी बनाते हैं तो उसमें एक आपके रूल्स होते हैं जिन स्टेप्स को आप फॉलो करके अपने एंड रिजल्ट पे पहुंचते हो। इसी तरह मैनेजमेंट में भी यही है, जब आप मैनेजमेंट करते हो तो सबसे पहले आप क्या करोगे, प्लानिंग करोगे कि आपने ये वाला काम कैसे करना है। फॉर एग्जाम्पल आपने सिंपल, आपने एक पेशेंट को कैनोला लगाना है। जब आप कैनलेशन के लिए जाते हो तो आप क्या करोगे, प्लानिंग करोगे ना। मतलब एक शॉर्ट टर्म प्लानिंग ही समझ ले, इतना तो प्लान नहीं ऑब्वियसली हम कर सकते, बट मैं एक छोटी सी सिंपल बेसिक सी एग्जांपल दे रही हूँ। आप प्लानिंग करते हो कि हमें एक ट्रे चाहिए, किडनी ट्रे चाहिए, उसमें एक हमें कॉटन जार चाहिए, आपको कैनोला चाहिए, आपको और क्या चाहिए हो सकता है, स्पिरिट स्वैप चाहिए, ठीक है, आपको टोनिकेट चाहिए। तो ये सब चीजें, तो आपको एक 5 सीसी की सिरिंज चाहिए होगी। और ये एक रूल होता है, प्रोटोकॉल ही होता है कि जब आप कैनोला लगाते हैं तो आप सैम्पलिंग भी करते हैं पेशेंट्स की। तो वो चीजें भी, और उसके अलावा कुछ भी आपको चाहिए है तो आपने वो भी करना है, ठीक है। तो ये एक छोटी सी एक प्लानिंग होगी आपकी, ठीक है। फिर आपने उसको ऑर्गेनाइज करना, अपनी चीजों को आप एक साथ रखेंगे, फिर आप डायरेक्ट करेंगे कि अच्छा मैंने पहले ये करना है वो करना है, फिर आप कंट्रोल करेंगे। एंड कंट्रोलिंग रिसोर्सेज, मतलब आपके पास कौन कौन से रिसोर्स अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल हम आपको टोनिकेट नहीं है तो हम क्या करेंगे, हम किसी भी चीज से कोई भी और चीज हम यूज कर लेंगे कि हम उस चीज को, उस रिसोर्स को हम यूज कर लें, ठीक है। तो कम चीजों में ज्यादा काम करना, ये भी एक मैनेजमेंट होती है, ठीक है। मतलब अगर आपके पास कोई रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है और आपने वो काम करना ही करना है, ठीक है, तो आप वो, हम वहाँ पे जो चीजें अवेलेबल होंगी, जो रिसोर्सेज आपके पास अवेलेबल होंगे, आप उसमें से कुछ एक पॉजिटिव चीज निकाल सकते हैं कि हम इसमें से भी काम अपना कर सकते हैं। तो ये चीज आपकी हो जाती है मैनेजमेंट, ठीक है। पीपल, फाइनेंसेस एंड मटेरियल्स, फॉर एग्जांपल मैंने आपको अभी बता दिया, मटेरियल से रिलेटेड भी, फाइनेंसेस से रिलेटेड भी और पीपल से रिलेटेड भी, टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली, ठीक है। व्हाट इज थ्री? अ थ्री, अभी हमने क्या पढ़नी है, हमने थ्री सी पढ़नी है। तो अब उन्होंने आपका क्वेश्चन किया कि थ्री होती क्या है। अ थ्री इज अ सिस्टम ऑफ आइडियाज इंटेंडेड टू एक्सप्लेन समथिंग। फॉर एग्जांपल जो पुराने नर्सेस थे, उन्होंने किसी चीज पे अगर काम करना होता था तो वो उस चीज के लिए थ्योरी बनाते थे कि ये चीज ऐसे करेंगे, इसका एक फ्रेमवर्क बनाते थे कि हमने ये करना है, ये करना है, ये करना है, और एंड में हमारे पास एंड रिजल्ट ये होगा। तो वो अपनी पूरी उस सिस्टम को एक्सप्लेन करने के लिए ना, अपने आइडिया को, अपनी सोच को, उसको एक्सप्लेन करने के लिए ना वो एक थ्योरी बनाते थे, तो उसको आप फ्रेमवर्क भी कह सकते हैं। इन मैनेजमेंट, थ्योरीज आर यूज्ड टू अंडरस्टैंड हाउ ऑर्गेनाइजेशंस ऑपरेट एंड हाउ लीडर्स कैन इफेक्टिवली मैनेज देयर टर्म्स, ठीक है। मैनेजमेंट में ये होता है कि थीरीज इसलिए बनाई जाती हैं कि जो ऑर्गेनाइजेशंस है वो समझ सकें कि उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन को कैसे ऑपरेट करना है, और जो लीडर्स हैं उन्होंने किस तरह से इफेक्टिवली मैनेज करना है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है मैनेजमेंट और ऑर्गेनाइजेशनल थीरीज इन हेल्थ केयर। तो नंबर वन थीरी आ जाती है क्लासिकल मैनेजमेंट थीरी, जिसमें साइंटिफिक मैनेजमेंट आ जाती है, एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट आ जाती है, ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट आ जाती है, ठीक है। तो जो साइंटिफिक मैनेजमेंट थी
ये फ्रेडरिक टेलर ने दी थी, और इसमें उन्होंने एम्फोसाइज किया था एफिकेसी और प्रोडक्टिविटी पे, ठीक है, थ्रू साइंटिफिक मेथड्स। मतलब मैनेजमेंट आपने किस तरह करनी है उसकी साइंटिफिक एफिकेसी पे एम्फोसाइज किया था, ठीक है, और उसकी प्रोडक्टिविटी पे। उसके बाद आ जाता है एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट। ये हेनरी फेयोल ने प्रपोज की थी, जो कि फोकस करती है प्रिंसिपल्स पे, किसके, मैनेजमेंट की प्रिंसिपल्स पे, जिसमें आ जाती है आपने प्लान कैसे करना है, ऑर्गेनाइज कैसे करना है, कमांडिंग कैसे करनी है, कोऑर्डिनेशन अपनी कैसे बनानी है, और कंट्रोल कैसे करना है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट। मैक्स वेबर ने ही इंट्रोड्यूस की थी थ्योरी, और इसमें वो हाईलाइट करता है स्ट्रक्चर को, और उस फॉर्मल फ्रेमवर्क को और नेटवर्क को, उसकी रिलेशनशिप को किसके साथ, स्पेशलाइज्ड पोजीशंस के साथ इन दी ऑर्गेनाइजेशंस। मतलब ये आप समझ लें एक बिल्डिंग का स्ट्रक्चर बनाया, और कुछ बिल्डिंग में कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि एक स्पेशल जिसमें काम होता है, आपने उस चीज को हाईलाइट करना है, ठीक है, इसलिए उन्होंने ये चीज एक्सप्लेन की थी। उसके बाद हमारे पास ह्यूमन रिलेशन थ्योरी आ जाती है, जिसको एल्टोन मेयो ने उसको बताया था। इन्होंने emphasize किया था इम्पोर्टेंस ऑफ ह्यूमन नीड्स को, मतलब वर्क प्लेस पे ह्यूमन नीड्स की क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है, वो कितनी इंपॉर्टेंट रखती है। इसमें उन्होंने क्या एक्सप्लेन किया है, दिस थ्योरी सजेस्ट दैट एम्प्लॉयज आर मोटिवेटेड नॉट जस्ट बाय मनी। मतलब हम अगर एम्प्लॉयज हैं और हम काम करते हैं और हम पैसे के लिए काम करते हैं, उन्होंने कहा था कि एम्प्लॉयज जो है वो काम करते हैं ना कि उनको सिर्फ मोटिवेट किया जाए मनी के लिए, बट ऑल्सो बाय सोशल नीड्स एंड जॉब सेटिस्फेक्शन। मतलब अब हम काम करते हैं तो हम आजकल, मुझे तो लगता है हम सिर्फ इसलिए काम करें कि हमें पैसा चाहिए, हमें जॉब सेटिस्फेक्शन कोई भी नहीं है, ठीक है, और हमारी सोशल नीड्स भी कुछ नहीं पूरी हो रही हैं। जबकि सोशल नीड्स में आपकी बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, आपके सोशल फ्रेंड्स आ जाती हैं, आपकी आपके खुद की सोशलाइजेशन आ जाती है कि आप दूसरों से किस तरह से बिहेव कर रहे हैं, दूसरे आपके साथ किस तरह से डील कर रहे हैं, तो ये सब चीजें आ जाती हैं। Contingency theory, this theory argues that there is no one best way to manage। मतलब there is no one way, ठीक है, मतलब उन्होंने कहा कि सिर्फ एक ही वे नहीं है चीजों को मैनेजमेंट करने के लिए। द ऑप्टिमल कोर्स ऑफ एक्शन इज कंटेंजेंट, ठीक है, डिपेंड अपॉन द इंटरनल एंड एक्सटर्नल सिचुएशन। मतलब जो हमारी मैनेजमेंट होती है वो जाहिर है, एंड इट्स एब्सोल्युटली बिल्कुल ट्रू है कि जो आपकी मैनेजमेंट होती है वो आपके एक्शंस, कोर्स ऑफ एक्शंस पे डिपेंड करती है, आपकी इंटरनल सिचुएशन कैसी है, आपकी एक्सटर्नल सिचुएशन कैसी है, और उसके ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। इसमें रिसोर्सेज भी आ सकते हैं, अपनी फीलिंग्स भी आ सकती हैं, आपका काम करने का तरीका भी आ सकता है, देर आर सो मेनी थिंग्स, ठीक है। सिस्टम थ्योरी व्यूज द ऑर्गेनाइजेशन एज अ सिस्टम कंपोज्ड ऑफ इंटरकनेक्टेड पार्ट। जैसे कि आपका एक हॉस्पिटल है, वो एक सिस्टम है, वो कैसे चल रहा है, उसमें डिफरेंट लोग हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, वो सारे मिलके काम कर रहे हैं, तो इसमें वो चीज आ जाती है, ठीक है। थ्री एक्स एंड थ्री वाई, डॉगलस, एमसी जॉर्ज, ठीक है, सॉरी, जैगरॉर। थ्री एक्स assumes employees are naturally unmotivated and dislike work, obviously leading to an unauthorization style of management. Three Y assumes employees are self-motivated and self-working, promoting a more participative management style। इसमें दो चीजें बता देती हैं, मतलब एक स्केल है और उसके दो कोने हैं। बता दिया है कि एम्प्लॉयज जो होते हैं वो नेचुरली अनमोटिवेटेड हो जाते हैं, क्योंकि उनकी इन्वायरमेंट ऐसा होता है, उनकी क्योंकि सिचुएशंस ऐसी हो जाती हैं, उनको लोग ऐसे मिलते हैं जिसकी वजह से वो खुद अनमोटिवेटेड हो जाते हैं और अपनी जॉब को पसंद नहीं करते हैं, ठीक है। और उसकी वजह से जो होता है ना, आपकी मैनेजमेंट का स्टाइल है वो भी चेंज हो जाता है। जैसे कुछ है, ऐसा ट्रू है, मैं खुद भी डील करती हूँ, कुछ नर्सेज ऐसी होती हैं जो अपने काम को दिल से नहीं करती हैं, जो कि अपने काम को काम समझ कर नहीं करती हैं, ठीक है। इसी तरह उन्होंने उसके ऑपोजिट बता दिया है कि कुछ लोग ऐसे, कुछ एम्प्लॉयज ऐसे होते हैं जो कि सेल्फ मोटिवेटेड होती हैं, मतलब जिनको शौक होता है ना काम करने का, या जिनको अपने प्रोफेशन से प्यार होता है, वो, उसकी एग्जाम्पल दे दिया। उसके वो मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरीज आ जाती है, जिसमें टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट आ जाती है, फोकस ऑन continuous improvement, customer satisfaction and involving all members of the organization in the improvement process। लीन मैनेजमेंट आ जाती है, जिसमें आप थोड़ा सा अपने काम से ना कम काम करते हो, मतलब कम करते हो, बट सिर्फ एक सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस देती हो, ठीक है। उसके बाद सिक्स सिग्मा आ जाती है, डेटा ड्राइवन अप्रोच टू इम्प्रूव प्रोसेस बाय रिड्यूसिंग वेरिएबिलिटी एंड डिफेक्ट्स। मतलब ये वो एक हाई लेवल पे आप अपनी मैनेजमेंट करते हो जिसमें हम डिफेक्ट्स और ईच एंड एवरीथिंग करने की कोशिश करते हो, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है हाउ आर मैनेजमेंट theories applied in healthcare organizations।
हम्म। हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशंस, हाउ आर मैनेजमेंट थेरीज अप्लाइड, मतलब अब जो हमने थेरीज पढ़ी है हमने उसको मैनेजमेंट में या ऑर्गेनाइजेशन में उन मैनेजमेंट थेरीज को किस तरह से अप्लाई करना है। जो साइंटिफिक मैनेजमेंट है, ठीक है, ये वाली थेरी हम कैसे अप्लाई करेंगे, अप्लाइड इन हेल्थ केयर टू प्रोवाइड टू इम्प्रूव एफिकेसी इन प्रोसेसेस लाइक शेड्यूलिंग एंड इन्वेंटरी मैनेजमेंट। ऑब्वियसली साइंटिफिक है तो साइंटिफिक मतलब साइंस की चीज़ों से मतलब जुड़ी जुड़ी होगी, मतलब जो साइंटिफिक चीज़ें हैं जैसे कि आपके थर्मामीटर हो गए, आपके फ्लो मीटर हो गए, आपकी ईसीजी मशीन्स हो गई या जो भी मैकेनिकल वर्क होता है, ठीक है, ये उनसे रिलेटेड काम करेगा। या आपकी इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री में बहुत कुछ आ सकता है, ठीक है। ह्यूमन रिलेशंस, ये फोकस करती है आपकी इम्प्रूव करे जॉब सेटिस्फेक्शन को, एम्प्लॉय के मॉरल वैल्यूज को, आपकी एथिक्स को, पेशेंट की बेटर केयर को। कंटीजेंसी थ्योरी, हेल्थ केयर आर मच मैनेजर्स मस्ट अडेप्ट देयर मैनेजमेंट स्टाइल बेस्ड ऑन द सिचुएशन डीलिंग विद इमरजेंसीज और रूटीन ऑपरेशंस, ठीक है, जिसमें हम अपने घर वालों की परेशानियों को या अपनी पर्सनल नीड्स को साइड पे रख के हमने पेशेंट को किस तरह की केयर प्रोवाइड की, कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं ऊपर, ठीक है। सिस्टम थ्योरी, ये मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि सारे जो ऑल पार्ट्स ऑफ वर्क्स होते हैं उन्होंने किस तरह से मिलके एकजुटता होकर काम करना है। एक्स थ्री एंड वाई थ्री मैनेजेस एट हेल्थ केयर कैन मोटिवेट स्टाफ बेटर बाय अंडरस्टैंडिंग देयर एटीट्यूड्स टुवर्ड वर्क, ठीक है ना, जिसमें हम एक दूसरे के एटीट्यूड को समझ के किस तरह से हम एक दूसरे को मोटिवेट कर सकते हैं, इसमें वो आ जाता है। अब ये कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं। एफिकेसी का क्या मतलब होता है, इफेक्टिवनेस का क्या मतलब होता है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू में से भी, आपके मिड टर्म में भी आ सकता है। एफिकेसी का क्या मतलब होता है, डूइंग टास्क करेक्टली विद द लीस्ट अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज एंड टाइमली, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि कम से कम रिसोर्सेज में भी अपने काम को अच्छे तरीके से अंजाम देना, ये एक एफिकेसी होती है, ठीक है। इफेक्टिवनेस, अपना काम अच्छे से, अपने गोल्स को अच्छे से अचीव करना, प्लानिंग का आपको पता है किस तरह से हमने प्लान करना है, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग, दे आर वेरी सिंपल, दे डू नॉट need to be discussed. Delegation, assigning responsibility and authority to someone to complete a task, मतलब डेलीगेट करना, किसी को काम डेलीगेट करना, किसी को कोई असाइनमेंट डेलीगेट करना। तो इसमें आप क्या करेंगे, किसी को असाइन कर रहे हो काम, जैसे कि मैं आप लोगों को प्रेजेंटेशंस देती हूँ जो कि आप लोगों के इस वाले पॉइंट में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। मोटिवेशन, रोज सिंपल है। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, मतलब आप एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग बना रहे हो तो आप उसकी एक स्ट्रेटेजीज बनाओगे, आप गोल्स बनाओगे, पहले हमने ये वाली चीज करनी है कंप्लीट, फिर हमने ये चीज करनी है, इस तरह की। ऑपरेशनल प्लानिंग क्या होती है, शॉर्ट टर्म प्लानिंग होती है, दैट फोकसेस ऑन द, अच्छा अब आपको ये दोनों चीजें याद होनी चाहिए, इसमें डिफरेंस भी आ सकता है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेटेजिक प्लानिंग और ऑपरेशनल प्लानिंग, ठीक है। या फिर आपके एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है, इन दोनों को लिखा होगा और पीछे मतलब आपको ऑप्शन दिए होंगे कि ये शॉर्ट टर्म प्लानिंग है या स्ट्रेटेजिक प्लानिंग है या ऑपरेशनल प्लानिंग है या लॉन्ग टर्म प्लानिंग है, ठीक है। तो ये आपने याद करना है। उसके बाद आपके आ जाता है टाइप्स ऑफ हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन, आपकी जो हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन है उसकी क्या टाइप्स है। हॉस्पिटल्स होते हैं, क्लिनिक्स होते हैं, नर्सिंग होम्स होते हैं, हॉस्पिस होती हैं। हॉस्पिस क्या होती हैं, ऑफर palliative care for terminally ill patient to improve their quality of life, फॉर एग्जाम्पल जिनको कैंसर होता है लास्ट स्टेज का, यहाँ जो ड्रग एडिक्ट्स होते हैं इस तरह के मतलब लोग ना, जिनको सॉरी जो कि लास्ट स्टेज पे पहुंच जाते हैं और उनकी जो मैनेजमेंट है वो नहीं हो पाती है, तो हम उनको एक सेल्फ केयर पेलिएटिव केयर प्रोवाइड करते हैं, जिसमें सिर्फ अपनी सिम्टम्स को रिड्यूस करके अपनी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसको बेटर बना सकते हैं। होम हेल्थ एजेंसीज आ जाती है, ये सारी बहुत इजी है, बेसिक है। एक्सरसाइज आपको दी गई है, ठीक है, ये आप लोगों ने मुझे सॉल्व करके सबमिट करवानी है। साइंटिफिक मैनेजमेंट, ये किसने दी थी, ठीक है। ह्यूमन रिलेशन थ्योरी किसने दी थी, एक्स थ्री का क्या मतलब है, हॉस्पिटल्स का क्या है, और टोटल क्वांटिटी क्वालिटी मैनेजमेंट में क्या आता है, ये सारा कुछ आपने करना। उसके बाद हमारे पास आंसर्स भी दिए हुए हैं उन्होंने, ठीक है, लेकिन ये आप लोगों ने सॉल्व करना है और मुझे बताना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रोसरी, ये आपकी बुक्स में से ही लिखा गया, ठीक है, ये रिकमेंडेड बुक ही है समझे, ठीक है, एक रिकमेंडेड बुक आप लोगों के साथ शेयर की गई है, ये दूसरी रिकमेंडेड बुक समझ लें, ये नीचे नाम भी दिया हुआ है उन्होंने, और ये आपकी ग्रोसरी है उस बुक की। लीडरशिप की डेफिनेशन, मैनेजमेंट की थ्योरी की, एफिकेसी एंड इफेक्टिवनेस की, ये ऊपर भी हमने पढ़ी थी और नीचे भी अब आ गई है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है यूनिट टू, मतलब सॉरी यूनिट वन का बी पार्ट, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स एंड कल्चरल स्ट्रक्चरिंग एंड रिटेंचमेंट एंड डिजाइनिंग। अब जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, उसका कल्चर कैसा होगा, उसको हम किस तरह से डिजाइन करेंगे, ठीक है, ये आपने प्री रीड करके आना है, जिसमें आ जाते हैं हमारे पास ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर की डेफिनेशन, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की डेफिनेशन, उसकी वेरियस टाइप्स कितनी है, उसकी डिफरेंट डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल स्ट्रक्चर आ जाता है, व्हाट इज स्टाफ एंड लाइन रिलेशनशिप,
व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड इट्स लेवल्स, उसके ये बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चरिंग एंड रीडिजाइनिंग, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद दोबारा आपके पास एक्सरसाइज आ गई है, फिर आपकी की आ गई है, फिलिंग इन ब्लैंक, फिर ग्रोसरी आ गई। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारी डेफिनेशंस आपको फिंगर टिप्स पे याद होनी चाहिए, क्योंकि ये आपके जो फिलिंग द ब्लैंक्स है, या सॉरी आपकी एसईक्यूज है, उसमें आ सकती है। ठीक है, तो ये अगला आपका पार्ट भी, बी पार्ट भी बहुत छोटा सा है। ये आप लोगों का टास्क है, ये आप लोगों ने करना है। तो अभी हम इस सेशन को एंड करते हैं, ठीक है। तो होपफुली कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। प्लीज क्लास ले लिया करें ऑनलाइन, वो ज्यादा बेटर होता है। अभी मुझे नहीं पता आप लोगों को कितना समझ आया कितना नहीं, क्योंकि वैसे तो ये बहुत इजी था, लेकिन स्टिल कोई भी क्वेश्चन हो कुछ भी हो तो आप लोगों ने मुझे बताना है, ठीक है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।